बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये डिजीज़ एंड डिसऑर्डर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में है। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो डिजीज़ है और जो डिसऑर्डर है वही आज मैं इसी लेक्चर में डिस्कस कर देता हूँ। अब इनीमिया क्या है, सबसे पहले इनीमिया हम डिस्कस कर देते हैं। तो इनीमिया जो है ना, द ब्लड डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल और होमोग्लोबिन टू कैरी एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। मैं आपको एक बात बता देता हूँ सिंपली। जो हमारी ब्लड है, क्या है ब्लड है, इनमें दो तरह के सेल्स मौजूद है। किन कौन से तरह, दो तरह के। एक को हम आरबीसी बोलते हैं और दूसरे को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। इस आरबीसी के अंदर एक मालिक्यूल मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोग्लोबिन बोलते हैं, और इसको हम एचबी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसी आर एचबी का फंक्शन ये है, एक एचबी का मालिक्यूल, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। एक एचबी मालिक्यूल जो है ना, ये जो है ना पोर ऑक्सीजन मालिक्यूल्स के साथ बैन हो जाती है और ये हमारे जिस्म में फिर ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। यानी हमारे हाथों तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है या हमारे पाँव तक, यानी हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी सेल्स है इन सब तक पहुंच ऑक्सीजन का पहुंचाना हीमोग्लोबिन का काम है। अब जब ये हीमोग्लोबिन सेल्स तक पहुंच जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म। ये क्या हो जाती है, मेटाबॉलिज्म पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस कर देती है, मेटाबॉलिज्म कर देती है। और मेटाबॉलिज्म की मदद से क्या हो जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी की मदद से ये मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप लेक्चर को सुन रहे हैं। और जो हम डेली लाइफ की एक्टिविटी करते हैं ये किसकी मदद से होती है, ये इसी एनर्जी की मदद से होती है। अब इनीमिया में क्या होता है, इनीमिया में या तो ये आरबीसी कम होती है। अब अगर आरबीसी कम हो, अब अगर आरबीसी कम हो गई तो ज़रूर एचबी भी कम हो गई। अब अगर एचबी कम हो गई तो एचबी जो है ना, ये कम जो है ना, ये कम एचबी जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है। और इसी हालत को, इसी कंडीशन को हम इनीमिया बोलते हैं, जिसमें हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत हो इतनी नहीं पहुंचती है जितनी दरकार है, इससे कम पहुंचती है। तो इसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनीमिया बोलते हैं। अब एनोरिज्म क्या है, अब एनोरिज्म जो है ना, एनोरिज्म बिल्कुल मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक को हम आर्टरीज बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। अब ये एनोरिज्म जो है ना, ये इस आर्टरी में भी हो सकती है और इस वीन्स में भी हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ना, ये एनोरिज्म जो है ना, ये आयोटा में एंड जो विसल, ब्रेन विसल, ये ब्रेन विसल में, यानी जो विसल्स ब्रेन की तरफ गए हैं इसमें हो जाती है। ये किस तरह अब होती है, फर्ज कीजिए कि ये मैंने क्या बनाया है, एक ब्लड वेसल्स बनाया। क्या बनाया, एक ब्लड वेसल्स बनाया। ये ब्लड वेसल्स का एक वाल्स, यानी एक वाल्स मैंने बनाया। अब इस तरह होता है कि वक्त के साथ साथ या ये ब्लड वेसल जो है ना, ये कमज़ोर हो जाती है वक्त के साथ साथ। और इसमें जो है ना, ये इस तरह एक बैलून सा स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरह। तो इस बैलून से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनोरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब एनोरिज्म बोलते हैं। अब ये एनोरिज्म जो है ना, ये किसकी वजह से पैदा होती है, दो वजह है इसकी कि ये एनोरिज्म पैदा हो जाए। एक तो ये है कि ये ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है ना, ये वीक हो जाए। ये एक तो ये है कि इसकी वजह से ये एनोरिज्म पैदा हो जाए। दूसरी बात ये है कि ये एनोरिज्म तब भी पैदा हो सकती है जब ब्लड प्रेशर जो है ना, ब्लड प्रेशर क्या हो, हाई हो, क्या हो, हाई हो, तब भी ये एनोरिज्म जो है ना पैदा हो सकती है। अब तो ये था एनोरिज्म था। अब इरिदमियस क्या है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी हार्ट की जो एबनॉर्मल रिदम है, एक नॉर्मल है ये एक एबनॉर्मल है, यानी हार्ट के एबनॉर्मल रिदम को हम क्या बोलते हैं, इरिदमियस बोलते हैं। ये इस तरह है नहीं, बल्कि मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फर्ज कीजिए कि ये एक रिदम है, ये क्या है, ये एक रिदम है, यानी एक ख़ास वक्फ़े के बाद ये लकीर में ऊपर कर देता हूँ और ख़ास वक्त के बाद फिर क्या कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। तो ये एक ख़ास रिदम में है। अब एबनॉर्मल रिदम किस तरह, एबनॉर्मल रिदम इस तरह होता है, ये
ये क्या है? ये एक एबनॉर्मल सा रिदम है। तो एरिदमियाज में जो है ना हार्ट की रिदम, हार्ट की जो हार्ट बीट है ना, इसको हम रिदम बोलते हैं। ये क्या हो जाती है? एबनॉर्मल हो जाती है। अब जो है ना कार्डाइटिस बोलते हैं। आप तो कार्डाइटिस जानते होंगे कि हार्ट के लिए हम ग्रीक का हार्ट जो है ना, कार्डिया जो है ना, ये ग्रीक वर्ड्स है और इसका मतलब ये है हार्ट, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी हार्ट की इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डाइटिस बोलते हैं। अब मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो हमारी हार्ट है ना, इसकी कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स है। कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स है। एक को हम आउटर लेयर बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर लेयर, बस मैं सिर्फ आउटर लिख देता हूँ। फिर मिडल लेयर है और फिर क्या है? इनर लेयर है। क्या है? इनर लेयर है। अब आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन है चूंकि, इसलिए आइटिस लगाया। तो जो आउटर लेयर में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। अब अगर मिडिल लेयर में जो मस्कुलर लेयर है, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। अब अगर इन्फ्लेमेशन इनर लेयर में आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये है, फेलियर का बिल्कुल ये मतलब ये नहीं है, मैं सॉरी, FAILURE, फेलियर। फेलियर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इस हार्ट ने अपने फंक्शन को क्या किया? स्टॉप कर दिया। बल्कि इसका मतलब ये है कि हार्ट ने अपने फंक्शन को किया डिक्रीज कर दिया। यानी इसको मैं एक मिसाल लेता हूँ। जब हम माँ के पेट में थे, क्या थे हम? जब हम छोटे थे, छोटे यानी तकरीबन 4 माह के थे, तो हमारे हार्ट ने ब्लड पंपिंग क्या शुरू शुरू कर दिया था। यानी इस वक्त से लेकर आज तक ये ब्लड जो है ना, ये हार्ट जो है ना, ब्लड को पंप कर देते हैं। तो अब अगर हम तकरीबन अगर 75 साल के हो गए, कितने के हो गए? 75 साल के। तो ये जो हमारे हार्ट जवानी में यानी यंग एज में और ये बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में जो ब्लड पंप कर देता है, तो इसमें अच्छा खासा डिफरेंस आता है वो गुजरने के बाद, साथ साथ हो। तो जो ओल्ड एज में जो है ना, जब ये हार्ट जो है ना ब्लड को पंप कर देते हैं, तो ये इतनी ब्लड को पंप नहीं कर सकते हैं जितनी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसी हालत को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं या सिंपली हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में एक आर्टरीज होती है, एक वेंस होती है। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है ना, ये सिर्फ आर्टरीज में या वेंस जो है ना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जो ब्लड वेसल्स है ना, ये 2 तरह के हैं। एक को हम आर्टरीज बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं? वेंस बोलते हैं। अब आर्टरीज का फंक्शन ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, ये हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों तक, मुख्तलिफ सेल्स तक, मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुंचा दे। अब इस तरह होता है, प्लस कि ये एक मैं आर्टरीज बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? प्लस कीजिए, मैं ये एक सिंपली एक आर्टरीज बना लेता हूँ। क्या बना? ये मैंने एक आर्टरीज बना लिया। तो अब इस तरह होता है कि जब ब्लड वेसल इसमें जाती है ना, ब्लड वेसल इसमें इस तरह जाती है, तो इसमें जो पेट होते हैं, इस ब्लड में जो पेट होते हैं, वो इसी वाल्स के साथ स्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टिक इस तरह हो जाती है। और वह गुजरने के साथ साथ इस आर्टरीज में ये पेट की डिपोजिशन जो है ना, वह के साथ साथ ज़्यादा हो जाती है। और जब इसको फिर जब ये ज़्यादा हो जाती है, इसी स्ट्रक्चर इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाती है आर्टरीज में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैक बोलते हैं। FLAQ, इसको हम क्या बोलते हैं? और इस प्रोसेस को हम आर्थ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो अब जिस ये आर्टरी में जब ब्लड जाती है ना, तो ये कि ये इसमें हार्ट को ज़्यादा बहुत ज़ोर भी लगाना पड़ता है इसी आर्टरीज़ में ब्लड पंप करने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? और दूसरी बात ये है कि इस आर्टरीज़ की जो डायमीटर है ना, वो भी कम हो गई। तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं।
तो जो है ना, और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस की मदद से ये आर्टरीज की डायमीटर कम हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 2 पर क्या है। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन सिंपली हम हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। यानी अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ना, ये 120/80 mmHg है। क्या है, mmHg है। अब अगर ब्लड प्रेशर जो है ना 140/80, 140/90 mmHg से mmHg हो, ये हो, या इससे क्या हो, या इससे ज़्यादा हो, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब ल्यूकीमिया क्या है। अब जो हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन ये जो है ना, ये किसकी वजह से होती है, इसकी बहुत सी वजूहात है, लेकिन सिंपली जो है ना, ये अगर कोई बंदा रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर देता है तब भी हाइपरटेंशन हो सकती है। डायबिटीज़ की केस में भी हाइपरटेंशन हो सकती है, और ओबेसिटी की केस में भी हाइपरटेंशन हो सकती है। और फिर हम पेशेंट को कह देते हैं कि आप फ्रूट ज़्यादा खाएँ, वेजिटेबल ज़्यादा खाएँ, फाइबर ज़्यादा खाएँ और सोडियम की इनटेक को कम करें। तो ये तो हाइपरटेंशन हम इस तरह मैनेज कर देते हैं। अब ल्यूकीमिया क्या है। ल्यूकीमिया जो है ना, ये एक टाइप का कैंसर है। किसकी, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड बनती है ना, इनमें जो टिश्यूज़ है, इनकी कैंसर को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं। यानी ये कौन सी टिश्यूज़ है जो ब्लड को प्रोड्यूस कर देती है, तो ये तो बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू है। तो जो बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू है ना, जब इनको कैंसर लग जाती है तो ये एबनॉर्मल नंबर में डब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस कर देती है। तो यानी इसको हम क्या बोलते हैं, फिर ल्यूकीमिया बोलते हैं। यानी बोन मैरो प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी। यानी जब हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा मकदार में और एबनॉर्मल डब्ल्यूसी प्रोड्यूस हो जाए, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकीमिया बोलते हैं। मरमर्स क्या है, एबनॉर्मल हार्ट साउंड। यानी जो हार्ट का नॉर्मल साउंड है, ये लब एंड डब है, ये हार्ट का नॉर्मल साउंड है। अब ये अगर हार्ट ने ये नॉर्मल साउंड को ख़त्म किया हुआ, कोई और सा साउंड शुरू कर दिया, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मरमर्स बोलते हैं। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या है, या मायोकार्डियल इंफार्क्शन को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका हार्ट अटैक भी है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि ये क्या है। आप तो जानते होंगे कि हार्ट के जो है ना, हार्ट के 3 लेयर है, और इसमें जो मिडल लेयर है ना, मिडल लेयर सबसे ज़्यादा हम काम कर देते हैं। जो मिडल लेयर जो है ना, हम कहते हैं कि ये कंट्रैक्शन कर देते हैं, ये ब्लड को पंप कर देते हैं, ये मिडल लेयर। तो मिडल लेयर जिस तरह कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में जो है ना, मुफ्त में काम कर नहीं कर देती, इसी तरह जो मायोकार्डियम है ना, इसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, कि ये अगर काम कर देता है तो इसको भी ब्लड चाहिए, कि इसमें जो है ना एनर्जी हो, तभी ये कंट्रैक्शन कर सकती है, रिलैक्सेशन कर सकती है। अब अगर इसमें एनर्जी ना हो तो ये किस तरह कर सकती है। तो इस एनर्जी के लिए इसको क्या क्या ज़रूर दरकार है, इसको दरकार है ऑक्सीजनेटेड ब्लड दरकार है। क्या दरकार है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दरकार है, कि ये इस मायोकार्डियम में चला जाए। और मायोकार्डियम के अंदर क्या मौजूद है, मायोकार्डियम के अंदर हमने पढ़ा है कि मायोसाइट सेल्स मौजूद है। क्या मौजूद है, मायोसाइट्स सेल्स मौजूद है। और मायोसाइट सेल्स के अंदर, एक मायोसाइट सेल के अंदर तकरीबन ये आप चेक कर दे, तकरीबन 1000 जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स मौजूद है। सॉरी, 5000 से लेकर 8000 तक ये एक मायोसाइट्स में इतने माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। तो अगर बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि ये इस मायोकार्डियम को, ये ब्लड सप्लाई जो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इस ब्लड सप्लाई जब इस मायोकार्डियम को कम हो जाती है, तो ये मायोकार्डियम जो है ना, ये तो मुसलसल काम कर देते हैं। तो इसमें जो सेल्स है ना, जो मायोसाइट सेल्स है, ये फिर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जब मायोसाइट सेल डेथ हो जाती है, तो इसमें इस्कीमिया डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है, इस्कीमिया डेवलप हो जाती है। और इसी को हम एमआई भी बोलते हैं, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं, या इसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं। नॉर्मली जो है ना, 1 मिनट में इसको 30 से लेकर 35 ml ब्लड रिक्वायर्ड है पर मिनट मायोकार्डियम को।
अब पर मिनट जो है ना इस मायोकार्डियम को कम ब्लड सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से जिसमें ये मायोसाइट सेल है ना ये डेथ हो जाती है, और डेथ की वजह से इस्कीमिया डेवलप हो जाती है। तो ये इसको हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है? एबनॉर्मल एच बी कॉज आरबीसी टू चेंज टू सिकल शेप। अब इस तरह होता है कि नॉर्मल आरबीसी का शेप जो है ना ये बाई कनकेव है। क्या है? बाई कनकेव है, यानी ये तकरीबन कुछ इसी तरह का एक शेप है। क्या है? इस तरह। और फिर से सेंटर में एक पेल सा इस तरह एक पेल सा कलर भी मौजूद है। अब सिकल सेल एनीमिया में जो है ना ये सेल जो है ना ये आरबीसी का जो शेप है ये चेंज हो जाती है, और ये एक इस तरह क्रीसेंट शेप, जिसको हम क्रीसेंट शेप भी बोलते हैं या मून शेप भी इसको हम बोल सकते हैं, ये इसी तरह बन जाती है। और जब ये आरबीसी जो है ना ये ऑक्सीजन जब ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचा देती है, तो ये जो कैपिलरीज है ना तो ये कैपिलरीज में स्टिक हो जाती है, यानी ये फिर इस टिश्यू या सेल्स को अच्छी तरीके से नहीं पहुंच सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। और एनीमिया इस तरह डेवलप होगा क्योंकि ये जो है ना ये ऑक्सीजन सेल तक नहीं पहुंचा सकती है, तो इसकी वजह से एनीमिया भी डेवलप होगा। तो ये तो सिकल सेल एनीमिया था। अब थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया जो है ना थैलेसीमिया ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, यानी ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मुंतकिल कर देती है, और पेरेंट जो है ना ये अपने बच्चों को मुंतकिल कर देती है। और इस डिजीज़ में थैलेसीमिया में जो है ना ये फिर एबनॉर्मल जो है ना एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो सकती है, हो जाती है। और जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पैदा हो जाती है तो एबनॉर्मल आरबीसी भी जो है ना इसकी इसकी वजह से बन जाते हैं, एबनॉर्मल आरबीसी भी बन जाती है। और जब आरबीसी एबनॉर्मल हो तो जो ऑक्सीजन की कैरिंग की कैपेसिटी है, यानी ऑक्सीजन की जो पहुंचाने की कैपेसिटी है हमारे बॉडीज़ में, ये जो है ना ये मुतासर हो जाती है या कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो थैलेसीमिया सिंपली ये एक ऐसे डिसऑर्डर है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, यानी ये पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को मुंतकिल कर देते हैं, किसकी मदद से? जीन्स की मदद से, यानी इसमें जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है। दूसरी बात, जब ये डिजीज़ बच्चों में पहुंच जाती है तो बच्चों में जो है ना ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन काज कर देती है, और जब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन पैदा हो जाती है तो एबनॉर्मल आरबीसी भी इससे बनती है। और जब एबनॉर्मल आरबीसी बन जाती है तो ये जो है ना ये जितनी नॉर्मल आरबीसी जो है ना ऑक्सीजन पहुंचा देती है, इसी तरह ये एबनॉर्मल आरबीसी इससे कम मकदार में ऑक्सीजन को पहुंचा देती है हमारे बॉडी में जो पार्ट्स यानी जो सेल्स है, तो इससे एनीमिया की भी एक कंडीशन पैदा हो सकती है। तो ये तो थैलेसीमिया हो गया। अब जो है ना जो हमारा थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस क्या है? थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस जो है ना थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस अब क्या है? तो ब्लड क्लॉट एंड इन्फ्लेमेशन डिवेल्प इन वीन, यानी थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस द इन्फ्लेमेशन, यानी जब हमारी वीन में कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो इसको हम थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस बोलते हैं। अब ये थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस जो है ना ये मोस्ट कॉमनली जो है ना ये अकर हो जाती है किस में? ये जो हमारी लेग्स है ना, ये जो लेग्स है या पाँव जो है इसमें ये मोस्ट कॉमनली अकर हो जाते हैं। यानी मोस्ट कॉमनली ये वहीं पर वाक़ हो जाती है। किस तरह वाक़ हो जाती है? यानी ग्रेविटी की वजह से। जो हमारा हार्ट है ना ये क्या है? ये हमारा हार्ट जो है ना ये ग्रेविटी की अगेंस्ट काम कर देती है, ग्रेविटी की अगेंस्ट काम कर देती है। अब जो हमारी लेग्स में जो हमारे लेग्स में अब जो लेग्स में हमारी जो वीन्स है ना वीन्स, इसमें क्या है? लेग्स में अब और हार्ट फ़र्ज़ कीजिए इस जगह पर मौजूद है, और ये जो है ना ये एक पर्सन की ये एक शख्स की लेग्स है। तो ये अब हार्ट जो है ना यानी ये ब्लड नीचे की तरफ जाना चाहती है, यानी नीचे जमा हो जाना चाहती है, लेकिन हार्ट इसको पंप कर देती है। तो इसी हालत से बचने के लिए अल्लाह ने हमारे यानी लेग्स में एक निज़ाम बनाया है जिसको हम वाल्व्स बोलते हैं। अब ये जो है ना
ये वाल जो है ना, ये जब ये हार्ट पंप कर देती है तो ये वाल जो है ना ये क्लोज हो जाती है इस तरह, और ब्लड इसी तरह आसानी से पहुंच जाती है। अब कुछ ऐसे हालात प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि ये वाल जो है ना ये अपना ये बंद होने का फंक्शन जो है ना ये मुतासर हो जाती है, और ये हार्ट जो है ना फिर जो है ना वापस ब्लड को पंप नहीं कर सकती है। यानी पंप तो कर देती है लेकिन कुछ जो है ना कुछ मालिक्यूल इनसे बाकी रह जाती है, और फिर जो है ना ये इस वेन्स में जमा हो जाती है, और इस वेन्स में जब ये ब्लड जमा हो जाती है तो फिर इस वेन्स में जो है ना इन्फ्लेमेशन बन जाती है, थ्रोम्बोब्लाइटिस जिसको हम बोलते हैं। और जो है ना फिर इससे ब्लड क्लॉट बन जाती है, और इस ब्लड क्लॉट की वजह से ये जो है ना हमारी वेन्स में इन्फ्लेमेशन बन जाती है, और फिर इस इन्फ्लेमेशन को हम थ्रोम्बोप्लेबलाइटिस बोलते हैं। तो अब जो है ना ये हमारा लास्ट जो है ना वेरिकोज वेन्स अब क्या है? तो वेरिकोज वेन्स जो है ना, वेरिकोज वेन्स ये एक कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है। अब वेरिकोज वेन क्या है? तो वेरिकोज वेन्स जो है ना, मैं ये इसी दूसरी पेज पर बना देता हूँ। फर्ज कीजिए ये मैंने क्या बनाया, एक वेन्स बनाया। क्या बनाया? एक वेन्स बनाया। अब इसी वेन्स में जो है ना क्या मौजूद है? अब इस तरह वेरिकोज वेरिकोज वेन में किस तरह वेरिकोज वेन्स में इस तरह होता है, या तो इस वाल्स के जो है ना, इस वेन्स के जो वाल्स है ना ये कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो ये है, ये जो वाल्स है ना ये वीक हो जाते हैं। एक पॉइंट आपने ये वीक हो जाती है, या इसी तरह जो है ना, या इसमें वाल्स लगी होती है। क्या होती है? वाल्स लगी होती है, इस तरह वाल्स लगी होती है, और ये वन वे वाल्स है। क्या है? वन वे वाल्स है। यानी जो है ना ये जब ये क्लोज हो जाती है तो ये क्या कर देती है, हार्ट की तरफ जो है ना ब्लड पहुंच जाती है, यानी हार्ट यानी कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये वेन्स जो है ना ये क्लोज, जब ये वाल्स क्लोज हो जाती है और हार्ट कंट्रैक्ट कर देती है और ब्लड अपनी तरफ खींच लेती है। अब जो है ना कुछ इसी तरह हालत बन जाती है कि ये वेन्स जो है ना ये वाल्स जो है ना, ये जो है ना ये जो वेन्स की जो है ना ये वाल्स मैंने लिखा है, और ये वाल्स जो है ना ये कमज़ोर हो जाती है, और जो है ना ये फिर जो है ना हार्ट तो कंट्रैक्ट कर देती है लेकिन ये क्लोज नहीं हो जाती है, और ब्लड वापस ही इसी जगह पर जमा हो जाती है। ब्लड वापस इसी जगह, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर? रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं। और इस रिफ्लेक्स की वजह से अब ये जो ब्लड क्लॉट यहाँ पर जमा हो गया है, इसकी वजह से ये वॉल जो है ना फिर ये डायलेट हो जाती है इसी तरह, और जो है ना साइज़ में यानी डायमीटर में बड़ा हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ा हो जाती है। और बाज़ औक़ात ट्विस्ट भी हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्विस्ट भी हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन भी यहाँ पर वाक़या हो जाती है, और ये फिर इसका कलर जो है ना ब्लूइश हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लूइश हो जाती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेरिकोज़ वेन बोलते हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।